हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पर्यावरण। हम ये जानेंगे इस चैप्टर में कि पर्यावरण क्या होता है। हम पर्यावरण के अंदर रहते हैं तो किस तरह से रहते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। और पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब के बारे में। तो एक छोटी सी स्टोरी के पहले हम उसे जानते हैं, उसे समझते हैं कि वो स्टोरी है क्या। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमारे लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से कहा, पर्यावरण क्या होता है? रवि ने अपने टीचर से पूछा कि टीचर, ये पर्यावरण क्या होता है? तो टीचर ने उत्तर दिया, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं वही पर्यावरण है। तो रवि ने फिर कहा, इसका मतलब यह हुआ कि स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने कहा कि हाँ, लेकिन ज़रा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब पर्यावरण के अंदर भी दो टाइप बताए गए हैं, दो प्रकार बताए हैं कि एक प्राकृतिक निर्मित और एक मानव निर्मित। प्राकृतिक निर्मित जो पर्यावरण ने बनाए हैं और मानव निर्मित जो मनुष्य ने बनाए हैं, हम लोगों ने जो बनाए हैं। और पर्यावरण किसे कहते हैं? जो हम अपने आस पास, अपने सराउंडिंग में जो कुछ भी देखते हैं, पेन, पेंसिल, कॉपी, फ़ोन, बोर्ड, टीचर, कुछ भी, अपने दोस्तों को, या फिर टेबल, फैन, फ्रिज, ये सब जो कुछ भी है वो सब क्या है? पर्यावरण है। अब एक क्रियाकलाप दे रखा है कि आपको अपने मित्रों के साथ बैठकर मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित इन सभी वस्तुओं की सूची बनानी है। तो बच्चे, रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा सभी ये सूची बनाने में बहुत ही उत्सुक होते हैं। लेकिन उससे पहले इकबाल ने पूछा कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? अब हमारे पर्यावरण के अंदर ये जो चेंजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? तो शिक्षक ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। देखिए, ये पर्यावरण में बदलाव क्यों आते हैं? क्योंकि रोज़ डेली रूटीन अगर हम अपना देखें तो इसमें हमारी ज़रूरतें कहीं ना कहीं बढ़ती ही जाती है, और इस वजह से क्या होता है कि पर्यावरण में ये सब बदलाव आते हैं, और कभी कभी तो हम पर्यावरण को बहुत बुरी तरह से नष्ट करते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये सब हमारी वजह से होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। और यही कारण है जो कि प्राकृतिक वातावरण में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, और ये तो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? नष्ट भी होती जा रही है। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। अब आप लोगों को ये पता चल ही गया होगा कि पर्यावरण किसे कहते हैं। हमारे आसपास जो लोग, जो मनुष्य हैं, स्थान है, वस्तुएं, ये सब क्या है? पर्यावरण। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। और ये क्या है? प्राकृतिक और
मानव निर्मित, तो इन दोनों का एक मिश्रण है। अब देखिए यहाँ पे आपको साइड में दो कॉलम दे रखे हैं, जीवीय और अजीवीय। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। जीवीय क्या होता है? सजीव प्राणियों का संसार, यानी कि लिविंग बींग्स का पूरा संसार, जैसे पादप एवं जीव जंतु, इनकी प्लांट्स जो पेड़ पौधे होते हैं वो, और जीव जंतु हम मनुष्य वगैरह। और अजीवीय में कौन से पदार्थ आते हैं? निर्जीव पदार्थों का संसार, यानी कि नॉन लिविंग थिंग, जैसे स्थल जो बोल नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते, वो आएंगे अजीवीय के अंदर। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। प्राकृतिक पर्यावरण में दोनों प्रकार की परिस्थितियां संभव है, मिलती हैं, जीवीय और अजीवीय, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। और जो मानव पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? उनके द्वारा बनाई गई जितनी भी गतिविधियां हैं वो सब इसमें, उनकी रचनाएं वगैरह ये सब इसमें सम्मिलित हैं। अब आइए एक आपको चित्र दिखाते हैं। ये चित्र देखिए, क्या है ये? पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव, ये 3 घटक है पर्यावरण के। अब इन तीनों का एक्सप्लेनेशन हम नीचे आगे पढ़ेंगे। पहले यहाँ जान लेते हैं प्राकृतिक घटक में कौन कौन से घटक आते हैं। जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल आते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या है? स्थल मंडल, जैव मंडल और क्या है? और क्या है हमारा? वायुमंडल और जलमंडल। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या आता है? मानव निर्मित के अंदर आते हैं इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, ये सब आते हैं। सड़क के अलावा स्मारक और उद्योग। अब आगे देखते हैं। अब मानव घटक के अंदर क्या क्या आते हैं? मानव में आ गया एक व्यक्ति से फिर परिवार बनता है, परिवार से समुदाय, समुदाय से धर्म, धर्म से शैक्षिक इंस्टीट्यूट्स वगैरह, फिर उससे आर्थिक गतिविधि शुरू होती है, फिर उसके बाद राजनीतिक स्थिति आती है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं हम। अब हम प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। तो आइए जानते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। कौन कौन मिलकर बनाते हैं? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, ये सब मिलकर पर्यावरण को बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले ही परिचित हैं। अब अभी हमने पीछे पहले ही पढ़ा कि स्थल मंडल के बारे में पढ़ा, जल मंडल, वायुमंडल, ये सब हमने उस डायग्राम के अंदर, उस चित्र में हमने देखा। आगे देखिए, आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब इनके बारे में को डिटेल में जानेंगे। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल किसे कहते हैं? जो पृथ्वी की जो ठोस परपटी होती है या फिर उसका ऊपर का जो भाग होता है जो बहुत ही कठोर होता है, उसे कहते हैं हम स्थल मंडल। चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, और ये किससे बना होता है? चट्टान एवं खनिज से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों का वाला विषम धरातल होता है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ होता है। ये सभी के जो होते हैं पहाड़, पर्वत, आपने कभी इन सबको बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा देखा है? नहीं ना। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये सब बिल्कुल सीधे नहीं होते। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। ये महाद्वीप के अलावा कहाँ कहाँ पाई जाती है? महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है। आगे देखिए, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि
एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। देखिए तो ये जो स्थल मंडल है ये हमें क्या क्या देता है? वन देता है, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए यानी कि खेती करने के लिए और मनुष्य के रहने के लिए भूमि प्रदान करता है, और पशुओं को चरने के लिए घास भी देता है, घास स्थल भी प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। यहाँ पे मिनरल्स, खनिज वगैरह भी यहाँ पे पाए जाते हैं। आगे देखिए, ये देखिए आपको ये चित्र दे रखा है 1.2। देखिए इस चित्र में आपको क्या दे रखा है? पर्यावरण के क्षेत्र कौन कौन से? जल मंडल दिखा रखा है, वायुमंडल दिखा रखा है, जैव मंडल और स्थल मंडल आपको दिखा रखे हैं, चारों मंडल। आगे पढ़ते हैं। अब जानते हैं जल मंडल किसे कहते हैं। जल मंडल क्या होता है? जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ये किस किस से मिलकर बनता है? ये जलमंडल बहुत सारे ऐसे स्रोत, वाटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। ये मनुष्य के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है? ज़रूरी भी है। अगर पानी नहीं रहेगा तो क्या हम लोग इसके बिना जीवित रह पाएंगे? आप एक दिन, आप 1-2 दिन, 3 दिन आप ऐसे ज़रा बिना पानी के रह के देखिए, आप नहीं रह पाएंगे बिल्कुल भी। आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी है, देखिए ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर यहाँ पे एक लेयर होती है, यहाँ पे एक लेयर होती है वायु की, जिससे जो हवा होती है बहुत पतली चादर होती है यहाँ पे, और इससे जो हवा होती है या फिर जो भी सूरज की किरणें वगैरह वगैरह ये सब आती है, ये सभी इससे छन कर आती है, ठीक है, जिससे हमें शुद्ध हवा मिलती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। अब आप लोगों ने ये पहले 6th क्लास में पढ़ा होगा कि वायुमंडल, ये पृथ्वी है और यहाँ पे बिल्कुल इस वायु की पतली चादर होती है। इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसकी जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ये क्या करता है? इसको चारों ओर से थामे रखती है। आगे देखिए, सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करते हैं। और ये क्या करते हैं? ये जो पतली चादर होती है, ये सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है, जो बहुत हानिकारक जो किरणें होती है, उससे हमारी ये रक्षा करती है। उन हानिकारक किरणों से क्या होता है? स्किन डिसीजेज हो जाते हैं, कैंसर वगैरह जैसे स्किन कैंसर ये सब हो जाता है। इस सब से हमें ये बचाए रखता है। इसमें कई प्रकार की गैस हैं, जैसे कई प्रकार की गैसें होती हैं इसके अंदर। धूल गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। अब अगर वायुमंडल में परिवर्तन होगा तो इससे क्या होगा? मौसम और जलवायु दोनों में परिवर्तन होता है। अब हम जरा जैवमंडल के बारे में पढ़ेंगे। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को बनाते हैं। देखिए ये जो जैव मंडल है ये क्या होता है? सजीव संसार, सजीव का ये संसार होता है, ठीक है। जितने भी पशु पक्षी, जीव जंतु, पादप, पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या है? इस जैव मंडल के अंदर आते हैं, जो सांस ले सकते हैं, ठीक है। ये सब किस में आते हैं? जैव मंडल के आते हैं, और इन सब से मिलकर ये जैव मंडल जो है ये बनता है। देखिए अब जानेंगे कि पारितंत्र जो है वो क्या होता है। इससे पहले एक छोटी सी स्टोरी है, कहानी है, उसको पढ़ते हैं। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाली हीरा ने आश्चर्य से कहा,
हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है। लेकिन वहाँ ऊंट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? अब ये रवि बहुत ही ज़्यादा हैरत हो गया, बहुत हैरान में आ गया कि सब कैसे एक दूसरे से, जितनी भी वनस्पतियां हैं, लोग का रहन सहन, ये कैसे एक दूसरे से भिन्न है, अलग हैं। और क्या ये सभी जो है आपस में रिलेट करते हैं, आपस में इनका कोई संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। ये सभी जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु, ये सभी क्या होते हैं? एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, यहाँ तक कि मानव भी। प्राय वे एक दूसरे पर ही आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। ये पारितंत्र यानी कि जो इकोसिस्टम है, इसका निर्माण कैसे होता है? जब पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये सब मानव, ये जो मनुष्य है, आपस में एक दूसरे के ऊपर जब आश्रित रहते हैं तो यही आपस में क्या करते हैं? पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इन सब के बीच का जो संबंध है, जो एक दूसरे ऊपर डिपेंड रहना, आश्रित रहना, यही क्या है? पारितंत्र का, यही है पारितंत्र। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। अब ये सब जो है घास स्थल है, वन है, रेगिस्तान है, पर्वत है, झील, नदी, महासागर और जो छोटे छोटे ताल है, ये सभी क्या है? इन सब का भी पारितंत्र हो सकता है। अब आगे देखिए, क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था? अब जो हमने पीछे पढ़ा, जिस पार्क में लोग खेलते थे, वहाँ पे बहुत बड़ा एक फ्लैट बनने जा रहा है ना? तो वो भी पूछा गया, क्या वो भी पारितंत्र का हिस्सा था? ये आपको जवाब देना है। तो हाँ, वो भी एक पारितंत्र का हिस्सा था ना। सभी बच्चे क्या उस पर डिपेंड थे, है ना? वहाँ पे बहुत खुशी से वो खेलते थे। देखिए, सही मायने में पारितंत्र का क्या अर्थ है, तो आइए इसको ज़रा जानते हैं। सही मायने में देखिए इसका क्या अर्थ है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। यानी कि सीधे तौर पे एक दूसरे पर सभी जो भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, यानी कि एक दूसरे पर परस्पर डिपेंड है ये वो, तो यही सब क्या होता है? पारितंत्र कहलाता है। ठीक है, ये देखिए, यह एक ताल का पारितंत्र, एक ताल का पारितंत्र है। ताल भी तो हो सकता है ना, एक पारितंत्र जिसपे ये जितने पेड़ पौधे ये सब इस पर आश्रित है, जीव जंतु ये सब इस पर आश्रित है। आगे देखिए, आगे पढ़ेंगे हम मानवीय पर्यावरण के बारे में। मानवीय पर्यावरण अर्थात जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। तो आगे देखते हैं, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। अब पहले टाइम में क्या होता था कि मनुष्य पहले से ही, शुरू से ही प्रकृति पे तो डिपेंड है ही, लेकिन पहले उसने कभी चेंजेस नहीं किए थे।
वो पर्यावरण के हिसाब से ही रहता था कि जिस अकॉर्डिंग पर्यावरण है हम उसी में ढल जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे क्या हुआ कि उनको अपनी आवश्यकताएं जो पर्यावरण से उनकी आवश्यकताएं तो पूरी हो जाती थी। तो यही धीरे धीरे उन्होंने सीखा, खेती करना, पशुपालन करना, फसल उगाना, ये सब सीखा और फिर उनकी ज़रूरतें ऐसे ही बढ़ती गई और पर्यावरण में फिर चेंजेस आते गए। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। अब देखो, ज़रूरत से जब उन्होंने सीख लिया ये सब, तो ज़रूरत से ज़्यादा क्या किया इन लोगों ने, अन्न का भी उपजाऊ किया। फिर वस्तु विनिमय पद्धति का विकास। और वस्तु विनिमय पद्धति क्या होता है? एक तरह से बार्टर सिस्टम। एक मनुष्य है, ठीक है, इसने कुछ ये देखिए, ये मनुष्य है दो, अब इसके पास एक अनाज है, मान लो चावल है, इसने चावल उगाया, ठीक है, और इसके पास जो है इसने सब्जी घिया उगाई। इसको ज़रूरत है घी की और इसको ज़रूरत है, इसको जो ज़रूरत है वो घी की और इसको चावल की। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे, घिया इसको और चावल इसको, ठीक है। तो यही होता है बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय पद्धति। व्यापार जो है आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। अब धीरे धीरे इन सब में औद्योगिक क्रांति आई और बड़े पैमाने पर उत्पादन जो है शुरू हो गया। और फिर परिवहन में भी तेजी आई। फिर जो सूचना कम्युनिकेशन जो सिस्टम था उसमें भी चेंजेस आया। पूरे विश्व में इसका संचार हुआ कम्युनिकेशन सिस्टम का, और ये बहुत ही सहज, बहुत इजी हो गया और ये दूर दूर तक अब पहुंचने लग गया। आप अभी इंटरनेट सुविधा वगैरह ये सब आपको मिल पा रही है ना, वो इन्हीं सब वजह से कि धीरे धीरे इन सब में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई और इन सब में सुधार किया गया। लोगों ने ये सब सीखे और फिर ये हम तक पहुंचा। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। अब आपको मालूम है, अगर प्रकृति और मानव के बीच में अगर पर्यावरण में सही संतुलन नहीं होगा तो क्या होगा? सब उथल पुथल हो जाएगा, है ना। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहना एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए, न कि उसका नुकसान करना चाहिए। देखिए, रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। अब यहाँ पे आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? आपने इस चैप्टर में पर्यावरण के बारे में जाना कि पर्यावरण क्या होता है, और पर्यावरण के घटकों के बारे में आपने जाना कि वो क्या होता है। पारितंत्र के बारे में जाना कि पारितंत्र क्या होता है ना। बहुत कुछ हमने इसमें सीखा। अब हम इसके प्रश्न उत्तर अगली वीडियो में करेंगे और अगली वीडियो में अब हम मिलते हैं। बाय बाय।